Assalamualaikum, I'm Aisha. Today we will discuss the topic of selecting an analytical method. अब यहाँ पे एनालिटिकल मेथड को स्टडी करने से पहले यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री की कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें माइनर सा पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर हमें इसके बारे में पता होगा तो हमें मेथड को स्टडी करने के लिए हमें उसमें आसानी होगी। तो फर्स्टली हम देखते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री टर्म्स में एनालाइट जो है वो क्या होता है। एनालाइट एक कंपोनेंट होता है जिसको हमें मेजर करना चाहते हैं या जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है या जिसको हम एनालाइज करते हैं, उसे हम एनालाइट कहते हैं। मैट्रिक्स एवरीथिंग एल्स इन द सैम्पल मीन्स के जो कंपोनेंट है उसके अलावा जो चीज़ उसमें सैम्पल में बचती है उसे हम एनालाइट कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन है, वो डिटर्मिनेशन में एनालाइज करने के लिए मेजरमेंट को जो हम मेजरमेंट के लिए एक साथ तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है केमिकल और फिजिकल प्रिंसिपल वो इज़ यूज टू स्टडी एन एनालाइट को स्टडी करने के लिए हम उसके केमिकल फिजिकल प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं तो उसे हम इसका टेक्निक कहते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है तो किसी एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स में हम किसी स्पेसिफिक एनालाइट की टेक्निक का हम इसे यूज़ करते हैं उसे हम मेथड कहते हैं। और जो प्रोसीजर है वो किसी खास सैंपल पर किसी मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें जो रिटन डायरेक्शन दी जाती है उसे हम प्रोसीजर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। अब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो हमें सारी डिटेल्स या इसकी जो डिस्क्रिप्शंस हम राइट डाउन करते हैं उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। लास्ट वन है सिग्नल। अब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में जो एनालाइट की अमाउंट है, अमाउंट को जो प्रोपोर्शनल होती है तो उसे हम सिग्नल कहते हैं। सिग्नल मीन्स कि वो कुछ इंडिकेट करता है या किसी की तरफ इशारा करता है कि हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो उसे हम सिग्नल कहते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप है, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो टाइप्स हैं इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है टोटल एनालिटिकल टेक्निक और सेकंड है कंसंट्रेशन टेक्निक। तो ये जो इसकी जो टाइप्स हैं इसको उन्होंने केमिकल या फिजिकल उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है जो सिग्नल से हमें मिलती हैं उसकी बेस पे से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है टोटल एनालिटिकल टेक्निक। तो जो सिग्नल जो हमें मिल रहे होते हैं जब हम उसका रिएक्शन करते हैं तो जो सिग्नल आते हैं वो हमें एनालाइट अमाउंट के एब्सोल्यूट प्रोपोर्शनल होते हैं या तो वो रिलेटिव अमाउंट के प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस कि अगर एब्सोल्यूट अमाउंट अगर उसके प्रोपोर्शनल है तो हम उसके एग्जैक्ट अमाउंट को देखते हैं। अगर वो रिलेटिव अमाउंट के प्रोपोर्शनल है तो हम देखते हैं कि वो किसी न किसी चीज़ से रिएक्शन रिलेट कर रहा होता है। तो मार्केटिंग में हम देखें तो बहुत सी चीज़ों से वो रिलेट करता है। सम टाइम टीचर भी स्टूडेंट्स को आपस में रिलेट कर देती है कि ये स्टूडेंट इस स्टूडेंट से बेहतर है, तो इसमें ये रिलेटिव प्रोपोर्शनल उसके रिलेटिव अमाउंट उसकी बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम एब्सोल्यूट अमाउंट की बात कर रहे हैं कि टोटल एनालिटिकल टेक्निक में है मेजर द एंटायर सैम्पल एंड इट रिस्पॉन्ड टू द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनालाइट। मीन्स कि यहाँ पे जो उसकी मेजरमेंट है वो एब्सोल्यूट अमाउंट के प्रोपोर्शनल है। मीन्स कि अगर अमाउंट एनालाइट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो एनालाइट के जो सिग्नल है वो भी ज़्यादा होंगे। अगर एनालाइट की अमाउंट कम होगी तो उसके सिग्नल भी कम होंगे। तो सिंपली हम इसे यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि एनालाइट की जो सिग्नल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनालाइट की अमाउंट के। अब यहाँ पे इन्होंने मैस वॉल्यूम मोल दिया गया है, इसको हम मैस को भी मेजर कर सकते हैं। मोल और वॉल्यूम जो उसका हमें दिया जाता है उसको हम एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी कंसंट्रेशन टेक्निक है मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन द सैंपल। मींस कि जो सैंपल एनालाइट के सैंपल है उस जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसकी एनालाइट की कंसंट्रेशन को हम देखते हैं। जैसे हमने ऊपर एब्सोल्यूट अमाउंट की बात की थी कि वो जो उसके अमाउंट के एनालाइट की अमाउंट के ज़्यादा होगी तो उसके एनालाइट के सिग्नल भी ज़्यादा होंगे। यहाँ पर हम इसको कंसनट्रेशन में हम इसे ये कह सकते हैं कि एनालाइट के सिग्नल जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनालाइट की कंसनट्रेशन की। मीन्स अब यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ज़रिए हम इसी कंसंट्रेशन को हम फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 सिलेंडर हमने लिए हैं, दोनों सिलेंडर में हमने कॉपर सल्फेट के हमने उसके अंदर सोल्यूशन ऐड कर दिया है। अब एक जो सिलेंडर है फर्स्ट सिलेंडर जो है उसमें जो सोल्यूशन हमने फिल किया है वो 20 ml है और दूसरे सिलेंडर में सोल्यूशन है 10 ml। एक सिलेंडर में सोल्यूशन की क्वांटिटी ज़्यादा है 20 ml है, दूसरे सिलेंडर में उसकी क्वांटिटी 10 ml है। मीन्स उनकी क्वांटिटी दोनों में डिफरेंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो कॉपर की कंसनट्रेशन तो उनमें दोनों में सेम है ना, फ़र्क सिर्फ इसमें क्वांटिटी में आ रहा है, लेकिन उनकी जो कंसनट्रेशन कॉपर के सोल्यूशन में है वो तो सेम है ना। तो नेक्स्ट हम इसके देखते हैं सिलेक्टिंग एनालिटिकल मेथड। अब जो सिलेक्टिंग एनालिटिकल मेथड है
अब हम ये जानने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि पार्टिकल एनालिसिस के लिए हमें सब कौन से एनालिटिकल मेथड को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर हम कुछ प्रोटोकॉल और ख़ास तरीके का पर अमल करते हैं तो हम सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई फैक्टर अगर हमें नहीं दिया गया तो हमने खुद किसी टेक्निक के ज़रिए हमने उस सैंपल को सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्टिंग एनालिटिकल मेथड के ज़रिए। तो यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं जिसको हम सेलेक्ट करते हैं और बहुत से इनके फैक्टर्स हैं, इनको हम टर्म्स पर डिस्कस करते हैं। इन्हें हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन है एक्यूरेसी। अब हम जब एक्यूरेसी है, जब हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सम टाइम जो हमारा रिज़ल्ट होता है वो नहीं आ रहा होता जो आना चाहिए। मींस कि जो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू होती है या जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो जो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट आता है वो ट्रू वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा था। तो इसका ये मतलब होता है, अब जब उसके बराबर नहीं है तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है वो करेक्ट नहीं है। मींस कि हमारे जो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है वो हमारी ट्रू वैल्यू से मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि जो हमने एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट किया उसमें कोई एरर अक्कर आ रहा है, कोई मिस्टेक हो गई, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें हमारे क्रिएट हो गई है। तो जितना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ट्रू वैल्यू में जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ही एरर ज़्यादा होगा। और जितना एक्सपेरिमेंट रिज़ल्ट ट्रू वैल्यू के पास होगा तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट आया है। क्लियर? मींस कि जो हमारा एक्यूरेसी मींस ये है कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, उसके पास आनी चाहिए। अगर वो दोनों आपस में सेम नहीं है, उनमें ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में गैप आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एरर क्रिएट हो गया। और नेक्स्ट प्रिसीजन। जो प्रिसीजन है, अब प्रिसीजन में हम एक्यूरेसी को नहीं देख सकते। जो एक्यूरेसी में हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को देखते हैं कि वो ट्रू वैल्यू के कितनी पास है। लेकिन प्रिसीजन में हम देखते हैं कि ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, बल्कि हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आपस में कितना करीब है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है लेकिन उसकी जो ट्रू वैल्यू थी वो 6.34 है। जो हमने एक्सपेरिमेंट करना है उसकी ट्रू वैल्यू है 6.34, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी वैल्यू है 6.38। कितना ज़्यादा उनमें गैप है। तो हमने उसका हमें ये वैल्यू बराबर नहीं आ रही, ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में बहुत ज़्यादा गैप है। तो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सेकंड टाइम अटैम्प्ट किया तो हमारा सेकंड टाइम अटैम्प्ट पे 6.39 हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई है। पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई थी 6.38, नेक्स्ट टाइम आई 6.39। मींस के जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये दोनों आपस में बहुत करीब हैं, बहुत क्लोज हैं, लेकिन ट्रू वैल्यू से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत गैप है इनमें। तो इसका ये मतलब है कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये दोनों आपस में क्लोज हैं, इसका मतलब ये आपस में प्रिसीजन है, इनमें प्रिसाइज है। एक्यूरेसी में हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का ट्रू वैल्यू के करीब होना, अगर वो करीब है तो एक्यूरेसी है। लेकिन प्रिसीजन में दोनों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब होती हैं तो इसका मतलब यहाँ पे प्रिसीजन ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट इसकी देखते हैं सेंसिटिविटी। किसी भी मेथड या इंस्ट्रूमेंट के एनालिसिस के दौरान किसी एनालाइट को सेंस करने की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत होता है, उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। अगर किसी मेथड की सेंस ज़्यादा है तो इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। मीन्स कि अगर एक्सपेरिमेंट में हमें कोई ना कोई सिग्नल हमें मिलते हैं कि ये मेथड है, इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये एनालाइट है, या इस एनालाइट से इस एनालाइट में क्या फ़र्क है, इन दोनों के सिग्नल अलग हैं, जो सेंस हमें मिलती है उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। मीन्स कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ को चेंजिंग जो उसमें आ रही है, एबिलिटी टू इस्टेब्लिश डेटा चेंज इज़ सिग्निफिकेंट। मीन्स कि एक एनालाइट से दूसरे एनालाइट को जो चीज़ बना रही है, जो उसकी सेंस है, वो उसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट वन है डिटेक्शन लिमिट। अब यहाँ पे जो है ना, सम टाइम जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी को हम डिटेक्शन लिमिट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं वो अलग चीज़ें हैं। जो डिटेक्शन लिमिट है ये एक सैम्पल है। मींस कि अब सैम्पल है उसमें 2 एनालाइट हैं, एक एनालाइट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और एक एनालाइट की कंसनट्रेशन कम है। लेकिन जो हमारा मेथड है, मींस कि जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या जो मेथड हमारा, उसको इस काबिल होना चाहिए कि एनालाइट में जो कम से कम कंसनट्रेशन है वो उसकी उस एनालाइट को भी डिटेक्ट कर ले। तो अगर हमारा मेथड कम कंसनट्रेशन या स्मॉल अमाउंट ऑफ एनालाइट की कंसनट्रेशन को डिटेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि जो हमारा मेथड की डिटेक्शन लिमिट है ना, वो बहुत अच्छी है।
ठीक, सेंसिटिविटी में ये है कि किसी तरह के एनालाइट है तो उसे हम सेंस कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव डिटेक्शन लिमिट में ये है कि हमने स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनालिटिकल कैन डिटरमाइन विद कॉन्फिडेंस, मीन स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनालिटिक कंसनट्रेशन को हम उसमें डिटेक्ट करते हैं, तो उसके डिटेक्शन लिमिट हम कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी। मेथड ओनली रिस्पॉन्ड टू एनालाइट, मीन्स कि किसी मेथड को उसके रिस्पॉन्ड को हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरफेरेंट। अब इंटरफेरेंस से पहले हम उसकी सेलेक्टिविटी को हम देखते हैं। अब एक सैम्पल है, इसमें हम कई तरह के एनालाइट, ज़ाहिर बात है एक सैम्पल है उसमें बहुत से एनालाइट होंगे, रेड ब्लू ब्लैक बहुत से उसमें एनालाइट होंगे, लेकिन जो हमारा मेथड है वो सिर्फ हर एक को तो एनालाइट को एनालाइज नहीं करेगा, वो सिर्फ सेलेक्टिव एनालाइट को एनालिस करेगा या उसको डिटेक्ट करेगा, किसी खास को करेगा, तो उसको हम कहते हैं सेलेक्टिविटी मेथड। मीन्स कि अब इतने ज़्यादा वहाँ पे मेथड हैं सैम्पल के अंदर, तो जो मेथड है वो हमारा सिर्फ सेलेक्टिव एनालाइट को डिटेक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं सेलेक्टिविटी। अब बहुत से अब सैम्पल में सिर्फ एनालाइट तो होने से रहे, वहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, तो एनालाइट के अलावा जो चीज़ें उसमें होती हैं सैम्पल के अंदर मौजूद होती हैं उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंट। एनालाइट का सिग्नल मींस कि अब जो एनालाइट है उसका सिग्नल अलहदा होगा और इंटरफेरेंट का सिग्नल अलहदा होगा। अगर हम एनालाइट सिग्नल के अंदर इंटरफेरेंट सिग्नल को प्लस कर दें तो ये हमारा ओवरऑल सैम्पल का सिग्नल बन जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्टिविटी कोफिशिएंट। अब जो सेलेक्टिविटी कोफिशिएंट है ये दो चीज़ों की रेशियो होती है, एक इंटरफेरेंट की रेशियो होती है, दूसरी एनालाइट की रेशियो होती है। अब यहाँ पे एक फार्मूला जो है K इज़ इक्वल टू के आई ओवर के ए। के आई का मतलब है कि ये जो रेशियो है कोफिशिएंट है वो के आई कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस और के ए कोफिशिएंट ऑफ एनालाइट, मीन्स कि अब ये दो चीज़ों की रेशियो है हमारे पास। अब ये जो कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। जो सेलेक्टिविटी कोफिशिएंट है अगर वो +1 से ग्रेटर है या -1 से लेसर है तो जो हमारा मेथड है वो ज़्यादा सेलेक्टिव होगा इंटरफेरेंस के लिए, ना कि एनालाइट के लिए। मीन्स कि अगर सेलेक्टिविटी कोफिशिएंट +1 से ज़्यादा है और -1 से कम है तो जो हमारा मेथड है वो इंटरफेरेंस के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होगा या बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। That is the end of my lecture. I hope you understand and thank you so much.